गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस डालते हैं या कोई साल्ट डालते हैं, मींस कोई भी सॉलिड पार्टिकल से डालते हैं, तो उस दौरान जब वो डिसॉल्व होता है, सॉल्यूशन बनाता है, तो किस अमाउंट में हमारे पास इंथैल्पी रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट ये डिपेंड करते हैं बेटा दो फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास लैटिस इंथैल्पी, कि हमारे पास जिस भी क्रिस्टल को डाला जाएगा, जिस भी क्रिस्टल को डाला जाएगा उसकी लैटिस इंथैल्पी क्या होगी। और सेकंड है हमारे पास हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी देखो बेटा कि हमारे पास क्या है, लैटिस इंथैल्पी। इफ इन एनी केस वी टेक द NaCl कंपाउंड, जिसको क्या किया गया, एक स्टेबल सॉल्वेंट के अंदर डाला गया, मींस हम बोल देते कि वाटर के अंदर डाला गया। जब इसको डाला जाएगा तो ये अपनी लैटिस साइड को छोड़कर किसके अंदर चला जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म। मींस यहां पर जो हमारे पास कंपाउंड था, उन्होंने क्या किया, अपनी लैटिस साइड को छोड़कर इन द फॉर्म ऑफ आयंस क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्री मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस फॉर्म में तो ये क्या था, इस क्रिस्टल की फॉर्म में तो ये क्या थे, बाउंड थे। बट जैसे ही इन्होंने क्या हुआ, आयंस के अंदर कन्वर्ट हुए, ये अपने लैटिस साइड को छोड़कर रिमूव हुए, तो वो वैसे ही क्या हो जाएंगे भाई, एज कंपैरिजन टू द क्रिस्टल फ्री मूव करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर इस दौरान हमारे पास जो भी इंथैल्पी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि भी लैटिस इंथैल्पी मींस अगर हम बात करते हैं, अगर फॉर्मेशन की बात करते थे तो एनर्जी रिलीज होती थी, बट अब हमें तो क्या करना है कि हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है उसको डिसोसिएट करना है इन द फॉर्म ऑफ आयन, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इट मींस यहाँ पर हमारे पास जो लैटिस इंथैल्पी है वो कैसी रहेगी, एंडोथर्मिक। मींस इसको क्या रहेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब सेकंड आता है हमारे पास हाइड्रेशन इंथैल्पी। भाई ये आयंस डिसोसिएट हो गए, बट ये आयंस किसके अंदर जाएंगे, अब वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर साथ में जैसे ही ये लैटिस इंथैल्पी लग रही है ना, लैटिस इंथैल्पी रिलीज हो रही है, ये इंथैल्पी चेंज हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, तो साथ में ये क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो इस दौरान यहाँ पर जो इंथैल्पी रिलीज होती है, इंथैल्पी एब्जॉर्ब होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। मींस जो फ्री आयंस थे वो क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और किस फॉर्म में, इन द एक्वस फॉर्म। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी। इट मींस डेल्टा ऑफ H सॉल्यूशन, कि हमारे पास इंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल होगी भाई, इंथैल्पी चेंज ऑफ द लैटिस प्लस चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग द हाइड्रेशन। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट इफ इन एनी केस कि लैटिस इंथैल्पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइड्रेशन इंथैल्पी, अगर हमारे पास लैटिस इंथैल्पी मींस उन क्रिस्टल्स को डिसोसिएट करने के लिए ही, उनको फ्रीडम दिलवाने के लिए, उनको आयंस के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए अगर हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़े एज कंपैरिजन टू द हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, देन हमारे पास वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लैटिस इंथैल्पी अगर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है किससे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से, देन नो डिसोल्यूशन या नो फॉर्मेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, तो हमारे पास वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है किससे, लैटिस इंथैल्पी से, मींस
बॉन्ड को डिसोसिएट करने में कम एनर्जी लग रही है तो वो इजीली से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करी थी, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बट भाई जो लेटिस एंथैल्पी है ना उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट देखकर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली हम क्या नहीं कर सकते, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए बोर्न-हैबर साइकिल कि हमारे पास क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द लेटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट, बट बोर्न-हैबर साइकिल क्या कहता है कि हमारे पास डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, बट उसके स्टेप बाय स्टेप देखकर तो हम बता सकते हैं ना कि लेटिस एंथैल्पी कितनी आएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एंथैल्पी यानी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए लेटिस एंथैल्पी शुड बी लेस देन दैट ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अब हमारे पास बात आती है कि लेटिस एंथैल्पी को फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेटिस एंथैल्पी फॉर एग्जांपल हमने NaCl का ये एग्जांपल लिया था, क्या बनता है भाई, Na प्लस हाफ ऑफ Cl2 गिव राइज टू NaCl, यही बनता है ना NaCl। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, देखो Na किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में, क्लोरीन किस में होती है, गैस में, NaCl सॉलिड। तो यहाँ पर कहता है जो इंथैल्पी चेंजमेंट आता है डेल्टा ऑफ H लेटिस बोलते हैं, बट ये डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बोर्न-हैबर साइकिल, यानी कि बोर्न-हैबर ने कहा, और वो किस फॉर्म में किया भाई, साइकिल की फॉर्म में। अब देखते हैं कैसे है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोर्न-हैबर साइकिल। तो देखो सबसे पहले भाई सोडियम को सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, सोडियम गैसेस फॉर्म, और वो कब आएगा, जब हमारे पास क्या करवाएंगे, इसकी सब्लिमेशन करवाएंगे आगे गैसेस फॉर्म में। अब गैसेस फॉर्म के बाद, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए उनके आउटर मोस्ट सेल से जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारे पास डायरेक्ट Na पॉजिटिव में नहीं आता, पहले सॉलिड से किस में आता है, गैस से, और फिर गैस से किस में आता है, आयन से। अब ये तो रेडी है रिएक्ट करने के लिए, बट आप क्लोरीन का देखो, हाफ ऑफ Cl2। अब Cl2 की बात करें तो 1 मोल ऑफ Cl2 है, बट हमें चाहिए क्या, 1 क्लोरीन चाहिए, वो भी किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, बट ये गैसेस फॉर्म में तो है, इसको डिसोसिएट कर दो भाई, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को। तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए क्या लगेगा, डिसोसिएशन एनर्जी, क्या लगेगा, डिसोसिएशन एनर्जी। अब कितनी डिसोसिएशन आएगी, 1/2 ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हमारे पास 1 मोल को नहीं, हमें क्या करना है, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन को डिसोसिएट करना है। तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 1Cl, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2Cl आता है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Cl आ जाएगी किस फॉर्म में, 1 मोल ऑफ Cl इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या कहता है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करने के दौरान हमारे पास हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि जितनी भी एनर्जी रिलीज होती थी तो उसको हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दौरान क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर। तो देखो यहाँ पर बेटे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करते तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर सोडियम मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन थी बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए न्यूट्रल गैसियस एटम। कंडीशन थी वहां पर, न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए हमारे पास, तो न्यूट्रल और न्यूट्रल गैसियस एटम। तभी तो हमने सोडियम को सॉलिड से किस में लेके आए, गैस में, गैस से फिर किस में लेके आए, आयंस की फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अब ये Na प्लस Cl नेगेटिव किसकी फॉर्मेशन कर देगा, NaCl की। तो इस दौरान जो हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंजमेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H लेटिस। तो वो किसके इक्वल आता है, डेल्टा ऑफ H ड्यूरिंग दिस चेंजमेंट,
एक साइकिल बन गई हमारे पास। तो क्या आएगा, टोटल इंथैल्पी चेंज है, यानी कि डेल्टा ऑफ एक्स सब्लिमेशन, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एब्जॉर्ब भी होगी सब्लिमेशन में, तो प्लस आयनाइजेशन में डायरेक्ट लिख लो, आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस 1/2 ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और टोटल किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा ऑफ एक्स लैटिस। तो यहाँ पर बोर्न हैबर ने क्या कहा कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली हम लैटिस इंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस तरह से एक साइकिल बन जाएगी, उसको क्या कहा गया, बोर्न हैबर साइकिल। तो ये किसको कैलकुलेट करने के लिए थी भाई, लैटिस इंथैल्पी को। इफ लैटिस इंथैल्पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइड्रेशन इंथैल्पी, देन नो सॉल्यूशन विल बी formed. But if the hydration enthalpy is greater than that of the lattice enthalpy, then solution can be easily formed. Okay. Next topic आ गई हमारे पास, ये था क्या, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास, लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। और लैटिस इंथैल्पी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं की जा सकती, तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी का। किसका स्टेप आता है, स्पॉन्टेनिटी। तो देखो क्या होता है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है बेटा एक ऐसी प्रोसेस जो लगातार चले, या तो हम उसको इनिशिएट कर दें या अपने आप इनिशिएट हो जाए और फिर क्या होए, लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी में देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो हीट है और जो वर्क डन है वो क्या करता है, कितनी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजमेंट करता है किसी भी सिस्टम, ये तो पता चल गया था। लेकिन वहां पर हमारे पास ये नेट फ्लो ये नहीं पता चला था कि हमारे पास उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, नेट फ्लो कहां से कहां होगा। तो हम देखते हैं कोई भी हॉट बॉडी होती है वो कोल्ड बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बट कभी भी कोई कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी के अंदर कन्वर्ट नहीं होती विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो ध्यान देना इस बात को। इट मींस हीट जो ट्रांसफर होती है हमारे पास वो कैसी होती है भाई, यूनिडायरेक्शनल। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। मींस हायर टेम्परेचर से हमेशा किस में जाती है, हीट का ट्रांसफर कहां पर होता है, लोअर टेम्परेचर की तरफ। कब, जब हमारे पास कोई हमने एक्सटर्नल एफर्ट ना लगाए। बट अगर हम एक्सटर्नल एफर्ट मींस हीट देते हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तब तो क्या होगा, लोअर से हायर टेम्परेचर में जाएगा। बट जो नॉर्मली हम देखते हैं हमेशा क्या होती है, हीट चेंजमेंट जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बात आती है भाई, अब हमारे पास कोई भी देखो हिल स्टेशन के अंदर हम देखते हैं कि पानी हमेशा ऊपर वाले स्टोन से कहां पर आता है, नीचे की तरफ आता है। कभी भी आप लोगों ने पानी को नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं। अब आप कहोगे कि हम घरों में मोटर चलाते हैं और मोटर चलाने से फिर पानी क्या चला जाता है, वो ऊपर टंकी के अंदर चला जाता है। बट वो क्या है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कि मान लो मैंने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस वो बेटा जो एक बार इनिशिएट करते हैं या अपने आप इनिशिएट हो जाए। अब मान लो कहीं पर पहाड़ पर पानी गिर रहा, पहाड़ क्या करे, ऊपर से नीचे ही आएगा, हमेशा अपने आप रास्ता बनाता हुआ चला आएगा। तो उसको हमने कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाई, अपने आप ही हो रहा है। या हम एक बार रास्ता प्रोवाइड कर दे तो अपने आप फ्लो होता रहेगा। मोमबत्ती को हम एक बार जला दें, जब तक कंप्लीटली बर्न नहीं हो जाएगी तब तक जलती रहेगी अपने आप। भाई एक बार इनिशिएट करने की रिक्वायरमेंट थी। बट जो पानी हमने मोटर से ऊपर चढ़ाया, अब भाई ऐसा तो नहीं है एक बार मोटर का बटन दबा दो उसके बाद पानी अपने आप ऊपर चढ़ता रहेगा, बंद कर दो, है ना। एक बार तो इनिशिएट कर दी मोटर, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दी, तो पानी लगातार अपने आप ऊपर चलता रहेगा? नहीं। इट मीन्स इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मीन्स लोअर से हायर की तरफ हम उस वाटर को, हायर लेवल में वाटर को नहीं भेज सकते विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस
प्रोसेस। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन अभी जो कि कुछ स्पॉन्टेनियस है, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि उनको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है कि हमारे पास अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें, एंथैल्पी की बात करें, कि फ्री एनर्जी की बात करें, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, तब हमारे पास वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और कब हमारे पास क्या होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर एंट्रोपी। तो व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी, व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द रैंडमनेस। एंट्रोपी हमारे पास क्या है भाई, रैंडमनेस है। मीन्स जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। और एंट्रोपी को हम किससे डिनोट करते हैं, एस। और डेल्टा ऑफ एस क्या भाई, चेंज इन एंट्रोपी। और ऑल ओवर द यूनिवर्स एंट्रोपी ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, कि यानी कि डेल्टा ऑफ एस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन आ चुका भाई आपका एग्जाम के अंदर। तो डेल्टा ऑफ एस ऑलवेज ग्रेटर देन, बिकॉज हमारे पास कोई भी हम मान लो क्लास में वेल मैनर्ड तरीके से बैठे हुए, मेथड से बैठे हुए, वहां पर कोई भी हमारे पास मूवमेंट नहीं है, हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंट्रोपी 0, एंट्रोपी चेंजमेंट क्या है, 0 है। बट वहां पर भी एंट्रोपी चेंजमेंट 0 नहीं है। बेसिक से हम वेल परफेक्ट बैठे हुए, बट हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, वाइब्रेशन तो हो रही है ना, हल्की फुल्की अंदर से तो मूवमेंट हो रही है, हमारी सांसें तो चल रही है। इट मीन्स कि वहां पर भी मूवमेंट हो रही है, और उस मूवमेंट को, उस डिसऑर्डर को, या जितना ज्यादा रैंडमनेस है, अब आप क्लास से छूटते हो तो एकदम से क्या होता है, रैंडमनेस ही होता है, डिसऑर्डर होता है। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर होता है वही हमारे पास क्या कहलाती है, एंट्रोपी। अब किसी भी गैस को हम क्या कर देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, गैस ऑल ओवर द एरिया क्या हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है जितना उसको मिलता है। तो इट मीन्स वो क्या हो जाती है, रैंडम, डिसऑर्डर, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज मैक्सिमम। और कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब हमारे पास डेल्टा ऑफ एस ग्रेटर देन 0, मीन्स एंट्रोपी चेंजमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमारे पास डेल्टा ऑफ एस सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ एस सराउंडिंग की बात करता है, तो भी वो भी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, मान लो वहां की एंट्रोपी चेंजमेंट हो रहा है, तो किस में जा रहा है, सराउंडिंग में। सराउंडिंग क्या है, किस में जा रहा है, सराउंडिंग का तो किस में जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है। और वैसे भी हमें पता है कि डेल्टा ऑफ एस किसके इक्वल होता है भाई, हमारे पास कि एंट्रोपी कैसे इंक्रीज होती है, कैसे रैंडमनेस इंक्रीज होता है, डेल्टा ऑफ एस कि भाई हमारे पास कितनी इंथैल्पी को, जितनी इंथैल्पी को एब्जॉर्ब करता जाएगा कोई सिस्टम, मान लो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। अब आपको पता है कि हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओ, उतनी इंथैल्पी को, उतनी हीट को वो क्या करता जाएगा, एब्जॉर्ब, और जितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा उतना ही क्या होता चला जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज। तो डेल्टा ऑफ एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो सिस्टम की बात करें भाई तो सिस्टम के लिए, और सराउंडिंग की बात, अब देखो भाई अगर सिस्टम से रिलीज हो रहा है कोई चीज, या सिस्टम को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो किससे करेगा, सराउंडिंग से, और सिस्टम रिलीज करेगा तो किसमें करेगा, सराउंडिंग में। इट मींस एक एब्जॉर्ब करता है तो दूसरा रिलीज करता है। एक को हम पॉजिटिव सिंबल से दिखाएंगे तो सेकंड वाले को नेगेटिव से, तो यहाँ पर सिस्टम था, ये सराउंडिंग आ गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी। अगर टोटल को करें ऐड तो मींस चेंजमेंट इन द एंट्रोपी ऑल ओवर द यूनिवर्स 0। तो क्या होता है, डेल्टा ऑफ एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ एस ऑफ सराउंडिंग ऑलवेज 0। यानी कि यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि भाई सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, एंथैल्पी चेंजमेंट है, एंट्रोपी चेंजमेंट है ही है, ठीक है। बट ऑल ओवर द यूनिवर्स हमारे पास, वैसे तो हम क्या मानते हैं कि भाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी विच इज इक्वल टू 0। तो होना क्या चाहिए, 0 ही होना चाहिए ना भाई, टोटल एस डेल्टा ऑफ एस।
बट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कैसा होना चाहिए 0, बट ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो रिवर्सिबल का केस हो गया क्योंकि हमारे पास इससे इसमें गई तो इससे वापस इसमें आ रही है। बट इरिवर्सिबल के लिए हमेशा याद रखना कि डेल्टा ऑफ एस सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन से तो हमें ये पता चला था इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, इट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू द रैंडम, कि वो हमेशा रैंडम, कोई भी बॉडी है वो क्या चाहती है रैंडम चाहती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एंट्रोपी का केस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी के तुरंत बाद हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, वहां पर हम एंथैल्पी चेंजमेंट भी देखेंगे, गिब्स फ्री भी देखेंगे, और फिर आप लोगों का ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।